नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आज हमीरपुर के दौरे पर हैं। 12 बजे राठ विधानसभा के ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज पर अपने प्रत्याशी मनीषा अनुरागी के समर्थन में वो जनसभा करेंगे और उसके बाद हमीरपुर सदर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मनोज प्रजापति के समर्थन में सुमेरपुर के तापोभूमि पर वो जनसभा करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमीरपुर के दौरे पर हैं और करीब 12 बजे राठ विधानसभा के ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज पर अपने प्रत्याशी मनीषा अनुरागी के समर्थन में वो जनसभा करेंगे और साथ ही साथ उन्हें वोट करने की भी अपील करेंगे। और उसके बाद हमीरपुर सदर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मनोज प्रजापति के समर्थन में सुमेरपुर के तापोभूमि पर भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं रुक करते हैं अब खबरों की ओर। म्यूजिक जगत में एक बार फिर बुरी खबर सामने आ रही है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बाद अब फेमस सिंगर व म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का निधन हो गया है। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 69 साल की बप्पी लहरी के निधन की खबर ने हर किसी को तोड़कर रख दिया है। उनके निधन की खबर से बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर है। वह इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बॉलीवुड के मशहूर गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, श्री बप्पी लहरी जी का संगीत स्वर्गीत है, विविध भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त करता था। हर पीढ़ी के लोग उनके गानों से रिलेट कर सकते हैं। उनका जीवन स्वभाव सभी को याद होगा। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। आपको बता दें कि बप्पी लहरी पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। पिछले साल अप्रैल में बप्पी दा को कोरोना वायरस भी हुआ था। वहीं डॉक्टर ने बताया कि उनकी ओएस यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया के कारण उनकी मौत हुई। बप्पी दा ने 70 से 80 दशक के फिल्मों में गाने गाए जो काफी ज्यादा हिट रहे हैं। वहीं इन फिल्मों में चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी शामिल हैं। वहीं बप्पी दा ने भारत में 80 और 90 के दशक में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। बप्पी दा ने साल 1985 में फिल्म शराबी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। वहीं बताया जा रहा है कि बॉलीवुड में उनका आखिरी गाना 2020 में आई फिल्म बागी का भंकस था। वहीं देश भर में आज रविदास जयंती मनाई जा रही है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोल बाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम पहुंचे। मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और माथा भी टेका। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई और इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा था कि संत रविदास ने जातिवाद और छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। पीएम ने यह भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और योजना में गुरु रविदास की भावना को आत्मसात किया है। और यूपी चुनाव के दौरान नेताओं के बयान चर्चा में बने हुए हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैसरगंज से लोकसभा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भगवान राम का वंशज कहा। सिंह ने कहा कि ओवैसी मेरे पुराने दोस्त हैं। जहां तक मैं जानता हूं, वह पहले क्षत्रिय थे। वह भगवान राम के वंशज हैं, ईरान के नहीं। उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद अब तमाम पार्टियां तीसरे चरण की तैयारी में जुट गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को यूपी के औरैया में हुंकार भरी। विपक्ष पर गृह मंत्री ने जमकर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 चरण के चुनाव समाप्त हुए हैं। दोनों चरण के चुनाव में सपा और बसपा का सूपड़ा साफ हो रहा है और इसके साथ ही शाह ने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? इस और बताओ भाई, है या नहीं है? ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को
धारा 370 हटाने का बिल पार्लियामेंट में आया। एक सपा बसपा कांग्रेस तीनों इकट्ठा होकर इसका विरोध करते थे। विरोध मेरे सामने बैठकर अखिलेश बाबू बोले हैं कि गृह मंत्री जी, देश में खून की नदियां बह जाएगी अगर धारा 370 को हटाए। अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो? किसको डराते हो? खून की नदियां छोड़िए, खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकड़ डालने की भी हिम्मत नहीं हुई। धारा 370 समाप्त कर दी। मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, 2022 का चुनाव मोदी जी के हाथ मजबूत करने का चुनाव, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव। क्या कमल के निशान पर बटन दबाओगे? हमारे प्रत्याशियों को फिर से एमएलए बनाओगे? जो लोग उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानों का दौर जारी है। राज्य में 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब राजनीतिक दल आगे की तैयारी में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक बार फिर सीएम का नाम लिए बिना उन पर जुबानी हमला किया है। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा, गर्मी निकलने वाले को टीवी पे देखा, जो कभी धुआं उड़ाते थे वो धुआं हो गए। जो लोग कहते थे, आपने उनका सुना होगा कि गर्मी निकाल देंगे। आपने सुना कि नहीं सुना? लोग कहते थे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का वोट पड़ा है, उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण का वोट जो पड़ा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं, सुन्न पड़ गए हैं। और जिस समय इस चरण में वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बातें तो याद होंगी आपको। क्या वादा कर रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां पर किसान भाई भी होंगे। बताओ किसान भाइयों, 5 साल में कितने किसानों की आय दोगुनी हो गई? अगर किसी पैदावार की खरीद की हो सरकार ने तो बताओ। धान लुट गया, बताओ धान लुट गया कि नहीं लुट गया? कहीं सरकारी खरीद नहीं हुई, कोई केंद्र नहीं बना। और जब आप लोग खाद लेने गए होगे, बताओ खाद मिली आपको कि नहीं मिली? डीएपी नहीं मिली। और खाद की बोरी लेकर के आए होगे तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई चोरी? ये है भारतीय जनता पार्टी। इनके जो भाषण दिए जा रहे हैं, अगर छोटे नेता को सुनोगे तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठी पार्टी है कि नहीं बीजेपी? हमारे किसानों को बताया कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आय दोगुनी नहीं हुई। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें मरवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के गुंडों को काला कोट पहनाकर भेजा गया था। दरअसल ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे और वाराणसी के शिवपुर से पार्टी प्रत्याशी अरविंद राजभर का नामांकन करने गए थे। उनका यह आरोप है कि इस दौरान उनसे अभद्रता की गई और भद्दी भद्दी गालियां दी गई।
वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने चुनाव आयोग से पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं पार्टी ने इसको लेकर चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी है। योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। जब हम लोगों ने अब देखिए हम निकल रहे तो करें आ गया। मुहैया करावे। और मैं अपने लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरे चाहने वाले लोगों जो आज मेरे साथ आप लोग हो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देखो ये लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, माननीय कांशीराम जी ने लड़ करके उसको छोड़ दिया। उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाए हुए हैं। मेरी हत्या भी हो जाए तो इस आंदोलन को रुकने मत देना, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना, ताकि अपने हक के लिए, हुकूक के लिए लड़ने का काम करते रहना। हमने हजारों ओम प्रकाश पैदा कर दिया है, कभी चिंता मत करना। अगर मेरी लाश मिल जाए तो उसे बाजे के साथ बजा करके दफना देना, मुझे कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग से कि योगी आदित्यनाथ जी मेरी हत्या कराना चाहता है और ये हत्या करा करके सोच रहा है कि दोबारा हम सत्ता पालें। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने जीते जी योगी आदित्यनाथ जी को सत्ता में नहीं पहुंचने दूंगा। इनको सत्ता से बेदखल करूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में जब इन्होंने पिछड़ों का आरक्षण लूटा, दलितों का आरक्षण लूटा, जब मैंने आवाज उठाया तो ये बात योगी जी को बहुत बुरा लगा कि ये क्यों बोल रहा है। किसी की हिम्मत नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में के नेता हो, चाहे बसपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के, कोई भी पिछड़े समाज का नेता नहीं बोला कि हमारा हिस्सा लूटा जा रहा है। आज जब ओम प्रकाश राजभर बोल रहा है तो आज बहुजन समाज पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल करके। वहीं एबीजी ग्रुप ने एक दो नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ धोखाधड़ी की है। आंकड़ा इतना बड़ा है कि बैंकिंग घोटाले के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस मामले में अब तक 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद कई राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और इसी कड़ी में बीएसपी प्रमुख मायावती ने तंज कसते हुए सवाल किया है, सरकार बताए जनता की कमाई सुरक्षित है भी या नहीं। वहीं मायावती ने मामले को लेकर ट्वीट करते हुए कहा है कि देश में लंबे समय से भयंकर गरीबी, बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई आदि की मार झेल रहे लोगों के लिए रोजी रोजगार की कोई अच्छी खबर आने के बजाय करीब 23,000 करोड़ रुपए के सबसे बड़े बैंक घोटाले की खबर बेचैनी व आक्रोश बढ़ाने वाली है। क्या देश कभी बैंक घोटाले से मुक्त होगा? इसके साथ ही कांग्रेस ने भी भाजपा पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि एबीजी ने बैंकों के समूह से लोन और कई तरह की क्रेडिट सुविधाएं ली। बैंकों से मिले पैसों को सहयोगी कंपनियों के जरिए विदेशों में भी भेजा गया। बैंकों से लोन के पैसे से विदेशों में जायदाद और शेयर खरीदे गए। नियमों को ताक पर रखकर पैसों को एक कंपनी से दूसरी कंपनियों में भेजा गया। बताया जा रहा है कि एबीजी कंपनी ने अपने बनाए जहाज विदेशों में भी भेजे, लेकिन कंपनी ने तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर बैंकों के ग्रुप को हजारों करोड़ का चूना लगाया है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।